नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु कुमार शर्मा। मैं राजकीय महाविद्यालय रेवदर, जिला सिरोही, राजस्थान में सहायक आचार्य हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा पर। कक्षा 11-12 हो या स्नातक या स्नातकोत्तर या फिर हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करें, हिंदी साहित्य में प्रवेश करने वाले विद्यार्थी या जो काफ़ी समय से हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण विषय है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में किन-किन इतिहास ग्रंथों को महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। उन इतिहास ग्रंथों ने सर्वप्रथम किन-किन मान्यताओं की स्थापना की और आगे चलकर ज्यों-ज्यों शोध हुआ, त्यों-त्यों उनमें से कितनी मान्यताएं, कितनी स्थापनाएं प्रासंगिक रहीं और कितनी गलत सिद्ध हो गई। तो आइए शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का श्री गणेश किसी भारतीय विद्वान के द्वारा न होकर एक फ्रेंच विद्वान गारसा द तासी के द्वारा हुआ। उनके द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई एंदुस्तानी। यहाँ दो शब्द आए, एंदुई और एंदुस्तानी। एंदुई से तात्पर्य तासी का हिंदी से है और एंदुस्तानी से उनका आशय उर्दू से है। तो फ्रेंच भाषा में लिखे गए इस ग्रंथ में उन्होंने कुल 738 कवियों को लिया, जिसमें अधिकांश कवि उर्दू के हैं। हिंदी के मात्र 72 कवि सम्मिलित किए और इसका प्रकाशन उन्होंने द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड से करवाया। अब इसका प्रथम भाग 1839 में और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। बाद में तासी ने इसका संशोधित द्वितीय संस्करण भी निकलवाया और जिसमें इस ग्रंथ को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक प्रश्न बनता है कि तासी की जो रचना है वह कितने भागों में है। तो प्रथम संस्करण में यह 2 भागों में है और संशोधित द्वितीय संस्करण में इसे 3 भागों में विभाजित कर दिया गया है। और इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। दूसरे महत्वपूर्ण इतिहास लेखक हैं शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर की पुस्तक का नाम है शिव सिंह सरोज, जिसका प्रकाशन नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ और यह हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है। अब आप यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे कि यदि परीक्षा में प्रश्न किया जाए कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ किसे कहेंगे, तो गारसा द तासी का इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई एंदुस्तानी। और यदि प्रश्न आता है कि हिंदी भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो आपको बताना है शिव सिंह सरोज। इसका प्रथम संस्करण 1878 में और द्वितीय संस्करण 1883 में प्रकाशित हुआ। इसमें कुल 838 कवियों को सेंगर ने सम्मिलित किया और उन्हें अकारादि क्रम से, हिंदी वर्णमाला के क्रम से उन्होंने उसमें रखा है। मूलतः ये काव्य संग्रह है जिसमें कवियों के जीवन वृत्त संकलित किए गए हैं। अब तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण जो इतिहास लेखक हमारे सामने आते हैं वो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। आपकी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान अंग्रेजी भाषा में लिखी गई। इसमें आपने 952 कवियों को शामिल किया है। कई बार लगभग संख्या में पूछ लिया जाता है तो 1000 कवि भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, और ठीक संख्या पूछी जाए तो 952 कवि आपको ध्यान में रखना है। भाषा अंग्रेजी है। इसका प्रकाशन सर्वप्रथम एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 में आपने करवाया और अगले ही वर्ष स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में आपने इसका प्रकाशन करवाया। तो यहाँ आपको प्रकाशन वर्ष भी ध्यान रखना चाहिए कि पहले पत्रिका
कि विशेषांक के रूप में 1888 में और स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में 1889 में इसका प्रकाशन हुआ। इसमें भी सेंगर की भांति इन्होंने अंग्रेजी वर्णक्रम अल्फाबेट से ABCD से इन्होंने जो है कवियों को स्थान दिया है, जो कि बहुत अच्छी पद्धति नहीं मानी जाती, लेकिन आरंभिक प्रयास है और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने ये प्रयास, बहुत स्तुत्य प्रयास जो है वो किया। अब इस ग्रंथ का महत्व हमारे लिए क्यों है? तो सबसे पहले इससे पहले जो 2 रचनाएं लिखी गई हैं, सेंगर की शिव सिंह सरोज हो या गारसादत्त आसी का इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी हो, उनमें काल विभाजन और नामकरण का कोई प्रयास नहीं है। वो एक छोटे से वृत्त संग्रह हैं। जबकि ग्रियर्सन ने पहली बार हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को अलग अलग अध्यायों में विभाजित किया है और उन अध्यायों का एक समय तय किया है, काल तय किया है और उन अध्यायों का नामकरण भी किया है। उनमें से कुछ मान्यताएं ऐसी हैं जो आज भी हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में ज्यों की ज्यों स्वीकार की जाती है, मानी जाती हैं। उत्तर मध्यकाल का नामकरण उन्होंने रीति काव्य नाम किया। इसे आप थोड़ा ठीक कर ले, पूर्व ये मिसप्रिंट हो गया है। उत्तर मध्यकाल का नामकरण रीति काव्य किया है, जिसे आगे चलकर शुक्ल जी ने रीति काल नाम दे दिया और आज भी वही नामकरण प्रचलन में है। तो इसका श्रेय इसके जन्मदाता, इस शब्द के जन्मदाता, इस कालखंड के जन्मदाता, इसके नामकरणकर्ता जॉर्ज ग्रियर्सन है। भक्ति काल को आपने हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग की संज्ञा दी, यह मान्यता भी आपकी आज ज्यों की त्यों स्वीकार की जाती है। तुलनात्मक पद्धति का प्रवर्तन आपने किया, कवियों को अंक देने की प्रणाली आपने विकसित की। हालांकि ये पद्धति जो है आगे ज़्यादा विकसित नहीं हुई और अधिकांश विद्वान इस पद्धति को ज़्यादा उचित भी नहीं मानते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण आपकी जो स्थापना है वह है युगीन प्रवृत्तियों और परिस्थितियों का विश्लेषण, जो शुक्ल जी के ग्रंथ में हमें विशद रूप से देखने को मिलता है, वैज्ञानिकता के साथ देखने को मिलता है। उसकी शुरुआत जो है हमें ग्रियर्सन में देखने को मिलती है। ग्रियर्सन के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास शीर्षक से 1957 ईस्वी में किया और इसके महत्व को दर्शाते हुए किशोरीलाल गुप्त कहते हैं कि यह हिंदी साहित्य की नींव का वह पत्थर है जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है। यह ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्व है। अगला महत्वपूर्ण प्रयास मिश्र बंधुओं ने किया। तो सबसे पहले आपको इन तीनों बंधुओं के नाम अवश्य याद होने चाहिए, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। तीनों भाइयों ने मिलकर के जो ग्रंथ लिखा, एक विशाल ग्रंथ आपके द्वारा लिखा गया, उसका नाम है मिश्र बंधु विनोद। लगभग 5000 कवियों को आपने इसमें सम्मिलित किया है। वास्तविक संख्या है 4591। 4 भागों में ये प्रकाशित हुआ, 3 भाग 1913 में, चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ। और मजेदार बात यह है कि मिश्र बंधुओं ने इस ग्रंथ को लिखने के लिए अथक परिश्रम किया और जब लोगों को इस बारे में पता चला कि ये तीनों भाई मिलकर के हिंदी के साहित्य को संरक्षित करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, तो लोगों ने अपने घरों में ढूंढ ढूंढ कर जो इतिहास, हिंदी साहित्य की इतिहास की जो सामग्री पड़ी हुई थी वो इन मिश्र बंधुओं तक पहुंचाई। जब लोगों में ये चेतना आई, लोगों को ये जानकारी हुई कि ये हमारे साहित्य और हमारी संस्कृति को संरक्षित करने का एक महनीय कार्य कर रहे हैं, तो स्वयं लोगों ने दौड़ दौड़ कर साहित्य की सामग्री इन बंधुओं तक पहुंचाई और उसका परिणाम हमने देखा कि मिश्र बंधु विनोद के रूप में उन्होंने एक विशाल इतिहास ग्रंथ की रचना की। साहित्य के इतिहास का जो प्रथम इतिवृत्तात्मक लेखन है वो हमें इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। तो हम देखते हैं कि सभी जो इतिहास ग्रंथ हैं उनकी सबकी कुछ न कुछ, एक एक, दो दो, चार चार
अनूठी विशेषताएं हैं। तो आपको इन विशेषताओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। डॉक्टर नामवर सिंह ने इसे साहित्य के पंचांग की संज्ञा दी है और इसका महत्व इस बात से, इस कथन से प्रमाणित हो जाता है कि आचार्य शुक्ल ने स्वयं ये स्वीकार किया है कि कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से ही लिया है। विशेष रूप से रीतिकाल के कवियों का जो परिचय है वो शुक्ल जी ने मिश्र बंधुओं से लिया है। शुक्ल जी भी मिश्र बंधुओं के अत्यंत ऋणी हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण इतिहास लेखक हमारे सामने आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। काशी नागरी प्रचारणी सभा के हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आपने जनवरी 1929 में इसका प्रकाशन कराया और उसी ही वर्ष दिसंबर में आपने इसे स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में भी प्रकाशित करवा दिया। बाद में इसका संशोधित संवर्धित संस्करण 1940 में आपके द्वारा प्रकाशित हुआ, जिसमें आपने कुछ संशोधन किए। विशेष रूप से आपके काल विभाजन और नामकरण पर जो आपत्तियां थी कि आपने जो प्रथम काल है जिसे वीरगाथा काल नाम दिया, उसका दूसरा नाम आदिकाल भी आपने स्वीकार किया और आधुनिक काल का नामकरण आपके द्वारा जो गद्य काल किया गया, उस गद्य काल के साथ साथ आपने आधुनिक काल यानी आपने दो दो नामकरण किए। आदिकाल वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल और आधुनिक काल गद्य काल, इस तरह से दो दो नामकरण किए और नामकरण के संबंध में जो आप पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे थे उनका समाधान दिया। उसके अलावा कुछ एक मान्यताएं जो हैं उनको आपने, जिनमें अंतर विरोध था, क्योंकि पहले 1929 में इसका प्रकाशन हुआ, उसके बाद 1940 में संशोधित संवर्धित संस्करण इसका निकला, तो उसमें इस बीच में जो कुछ शोध हुआ उस शोध के आधार पर आपने इसमें कुछ संशोधन किए। अब ये सबसे महत्वपूर्ण इतिहास है, ग्रंथ हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि प्रथम सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ हिंदी का कौन सा है? तो आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। काल विभाजन और नामकरण का प्रयास ग्रियर्सन के द्वारा किया गया, प्रथम प्रयास, लेकिन सुस्पष्ट काल विभाजन और नामकरण वह हमें आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में देखने को मिलता है। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ की रचना करते समय अपने कुछ आधारभूत सिद्धांत निर्मित किए। सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है कि काल विभाजन आप कर रहे हैं, नामकरण आप कर रहे हैं, तो इसका आधार क्या है? जैसे शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नाम दिया, आदिकाल का नाम, उस पर बहुत सारी आपत्तियां हैं और आज हम उसको स्वीकार भी नहीं करते वीरगाथा काल। लेकिन शुक्ल जी ने इसका स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि समय विशेष में पाई जाने वाली रचनाओं की प्रचुरता और प्रसिद्धि को मैंने काल विभाजन का आधार बनाया है। एक समय विशेष, एक टाइम पीरियड, आदिकाल भक्तिकाल या आदिकाल पूर्व मध्यकाल उत्तर मध्यकाल, तो उस काल विशेष में पाई जाने वाली रचनाओं की प्रचुरता और प्रसिद्धि, तो उस समय तक जैन बौद्ध अपभ्रंश की रचनाओं का इतना शोध नहीं हो पाया था, खोज भी नहीं हो पाई थी, तो इसलिए उन्होंने रासो ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर उसका नाम, उस कालखंड का नाम वीरगाथा काल किया। तो ये शुक्ल जी का काल विभाजन और नामकरण का आधार है। तो यदि आपसे प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए तो आपको ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात शुक्ल जी की ये रही कि उन्होंने कवियों के जीवन वृत्त के स्थान पर उनके साहित्यिक मूल्यांकन को महत्व दिया और युगीन प्रवृत्तियों का सम्यक विश्लेषण आपके द्वारा किया गया। जो अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था, प्रमुख आधार स्तंभ, एक आधार स्तंभ की तो हमने बात की कि काल विभाजन और नामकरण का आधार शुक्ल जी ने क्या रखा। दूसरा, संपूर्ण इतिहास ग्रंथ की यदि हम बात करें तो शुक्ल जी का पहला आधारभूत सिद्धांत है रसवादी सिद्धांत। शुक्ल जी काव्य की आत्मा रस को स्वीकार करते हैं, तो इसी आधार पर जो रसवादी कवि हैं उनको शुक्ल जी ने ज्यादा महत्व दिया है।
लोक मंगल की भावना, ये दूसरा आधारभूत सिद्धांत है शुक्ल जी का, कि काव्य वही श्रेष्ठ हैं जो लोक का मंगल करे। कविता कविता के लिए और कविता जीवन के लिए, दो सिद्धांत कविता के संबंध में हम देखते हैं। तो यहाँ शुक्ल जी का सिद्धांत है कविता जीवन के लिए। यदि कविता जीवन के लिए उपयोगी नहीं है तो वह कविता नहीं है। काव्य को सामाजिक जीवन का प्रतिबिंब मानना, कि साहित्य सदैव समाज के सापेक्ष होकर चलता है, साहित्य समाज का दर्पण है। तो जो कुछ समाज में हो रहा है वो साहित्य में प्रतिबिंबित होता है, ऐसा शुक्ल जी का मानना है। तो इसलिए शुक्ल जी का जोर जो है वो युगीन परिस्थितियों की विवेचना पर अधिक रहा है, और युगीन परिस्थितियों के बरक्स ही उन्होंने काव्य और कवियों का मूल्यांकन करने का प्रयास किया। साहित्य की धारा को विकसित करने वाली शक्तियों का विश्लेषण, कि ऐसी कौन कौन सी प्रेरक शक्तियां थी जिन्होंने उस कालखंड में उन कवियों को उस तरह की, उस भांति की रचनाएं लिखने के लिए प्रेरित किया। भक्ति काल में ऐसी कौन सी प्रेरक स्थितियां थी, ऐसी शक्तियां थी जिन्होंने कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रहीम, रसखान, जायसी जैसे महनीय कवियों को जन्म दिया। तो उन शक्तियों का विश्लेषण प्रत्येक काल में शुक्ल जी के द्वारा किया गया है। और प्रबंध काव्य रचना के प्रति आग्रह है, इसलिए तुलसी और जायसी को वो अधिक महत्व देते हैं सूर और कबीर की तुलना में। प्रबंध काव्यों के प्रति शुक्ल जी का एक आग्रह सदैव रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि प्रबंध रचना ही जनजीवन का, समाज का संपूर्ण प्रतिबिंब हो सकती है और साथ ही उसे एक दिशा दे सकती है। मुक्तकों में वह शक्ति नहीं है, ऐसा उनका मानना था। इसलिए कबीर की तुलना में तुलसी के प्रति उनका जो एक सॉफ्ट कॉर्नर है, जो लगाव है, वो ज्यादा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे उद्भट विद्वान, महनीय पंडित, शास्त्रज्ञ विद्वान ने जो मान्यताएं स्थापित कर दी, उन मान्यताओं से बहुत सारे लोग असहमत थे, लेकिन किसी में यह हिम्मत नहीं आ रही थी कि उनकी मान्यताओं का खंडन करें। और यदि आप खंडन करते हैं तो आपके पास दूसरा विकल्प होना चाहिए। तो हिंदी साहित्य की बहुत सारी शुक्लीय मान्यताओं का खंडन करके और तर्कपूर्ण उनके विकल्प प्रस्तुत करने वाले पहले अध्येता हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, लेकिन 3 आपकी छोटी छोटी पुस्तकें हैं: हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उसका उद्भव और विकास। ये तीनों पुस्तकें हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और शुक्ल जी की मान्यताओं को खंडित कर उनके स्थान पर नवीन मान्यताओं को स्थापित करती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह है कि उन्होंने साहित्य का विकास परंपरा से माना है, कि कोई भी कवि या कविता अपनी परंपरा से, अपनी जड़ों से कभी विच्छिन्न नहीं होती। वो उसमें कितना ही नयापन हो, शैली की दृष्टि से या वस्तु की दृष्टि से कितना ही नयापन हो, लेकिन वह कहीं न कहीं अपनी जड़ों से अवश्य जुड़ती है। तो पूरी एक परंपरा का विकास करते हुए, एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जोड़ते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास के विकास क्रम को पहली बार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया। अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों की हम बात करें तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में प्रकाशित हुआ। यह अपूर्ण ग्रंथ है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी
आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये भी 2 भागों में है। इस पर शुक्ली जी की छाप ज़्यादा दिखती है। डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, ये तथ्यों से भरा हुआ है। इसका लेखन डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं किया, ये संपादित है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, संवेदनात्मक दृष्टि से यदि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है तो आचार्य डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी की यह पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, आचार्य शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों के इतिहास ग्रंथों का सम्यक मूल्यांकन करते हुए, उनकी मान्यताओं से सहमत और असहमत होते हुए, और पिछले 50 वर्षों में जो शोध कार्य हुए हैं उनके मद्देनजर हिंदी साहित्य को एक नवीन दृष्टि देने वाले इतिहासविद और आलोचक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। आपका ये इतिहास ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं तो आचार्य शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद में तीसरा सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार डॉक्टर बच्चन सिंह को मानता हूं। साथ ही मार्क्सवादी दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को देखकर, उसका अध्ययन मनन करके और उसे एक नई दृष्टि देने का महत्वपूर्ण कार्य डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा किया गया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा की पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य। बाबू गुलाब राय का हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, ये बहुत, जैसा इसका नाम है सुबोध, अत्यंत सुबोध इतिहास है और जो हिंदी साहित्य में पहली बार प्रवेश कर रहे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। ऐसा ही दूसरा इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी का। ये भी आरंभिक इतिहास जिज्ञासुओं के लिए, अध्येताओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। हिंदी साहित्य के जितने भी इतिहासकार, जितने भी विद्वान हुए हैं अब तक हमने देखे, वो सब पुरुष हैं। तो डॉक्टर सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा है, जिसमें उन्होंने कवियत्रियों और लेखिकाओं को स्थान दिया है, ढूंढ ढूंढ कर उन्हें साहित्य के इतिहास में जगह दी है। तो ऐसा इतिहास ग्रंथ जिसमें केवल स्त्रियों, केवल कवियत्रियों और लेखिकाओं को स्थान दिया गया है, वह है डॉक्टर सुमन राजे का हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। और काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा भी हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास की एक योजना बनी है, जिस पर काम चल रहा है। 16 भागों और 18 भाषाओं में इसे प्रकाशित करने की योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को सुनने के लिए। यदि आपको ये अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।